looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस सीरीज का ये चौथा लेक्चर है। अभी तक हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड फैक्टोरियल के बारे में डिस्कशन कर लिया है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि परम्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, तो बिना ज्यादा टाइम लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, हमने क्या कहा कि आज हम पढ़ने चल रहे हैं परम्यूटेशन। आज हम ये जानेंगे कि क्रमचय क्या होता है। क्रमचय को जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्रमचय और संचय दोनों क्या है, इनका बेसिक चीज, और इन दोनों में क्या अंतर है, क्या बेसिक डिफरेंस है। तभी आप ये समझ पाएंगे कि कहां पर क्रमचय है, कहां पर संचय है, कब क्रमचय यानी परम्यूटेशन यूज हो रहा है, कब कॉम्बिनेशन को आपको यूज करना है। ठीक है, और ये चीज आप तभी समझ पाएंगे जब आपको इन दोनों का बेसिक अंतर पता होगा। सबसे पहले आप देखिए परम्यूटेशन, नाम से ही इसका हिंदी में नाम है क्रमचय, यानी कि क्रम चय का मतलब चयन, इसका मतलब क्रम से चयन, मतलब ऑर्डर वाइज सिलेक्शन। दूसरा चीज क्या है, कॉम्बिनेशन यानी कि संचय। संचय का मतलब संकलन। संकलन का मतलब ये होगा कि आपको कोई भी आइटम होलसेल यानी थोक में लेकर के आना है, ग्रुप में लेकर के आना, पूरा का पूरा उठा करके लेकर के आना है। ठीक है, ऐसे समझ लो कि ये होलसेल और ये रिटेलर। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तीन चीजें दी हुई थी, ए, बी और सी। ठीक, दो लोग थे, दो लोगों को बुलाया गया, नंबर 1 और नंबर 2। दोनों से यह बोला गया कि आपको यहां पर जो ये तीन चीजें रखी हैं, 2 आइटम लेकर के आओ। आप ऐसे मान लो कि आपके घर में एक गेस्ट आया, आप किचन में गए और आपके पेरेंट्स ने, आपके मम्मी पापा ने कहा ऐसा है कि इनको पीने के लिए कुछ नमकीन और कुछ मीठा लेकर के आ जाओ। आप जब पहुंचे तो आपने देखा कि वहां पर 3 आइटम है। ठीक है, 3 आइटम्स में पानी पिलाने के लिए मेहमान को लेकर के जाना है। तो अब दूसरे ने क्या काम किया, इसने कहा कि ए बी, पहली 2 चीजों का ये पेयर लाया, या फिर इसने सोचा कि ए बी अगर नहीं होगा तो हो सकता है उनको बी और सी पसंद हो, तो उसने बी और सी दूसरे और तीसरे का एक ग्रुप बना लिया, और तीसरा उसने बना लिया सी और ए का। दूसरे के हिसाब से ये 3 का कॉम्बिनेशन उसने बनाया। क्या बनाया, ए और बी ले लिया, बी और सी ले लिया, सी और ए ले लिया। अब इसके हिसाब से यह था कि भाई इस 3 में से कोई भी 2 आइटम बस यही हो सकते हैं। ठीक, पहले वाले ने क्या काम करा, पहले वाले ने ए और बी लिया जैसा कि इसने लिया था, बी और सी लिया जैसा कि इसने लिया था, सी और ए लिया। ये 3 तो इसने लिया ही था, लेकिन इसको लगा कि क्यों ना हम ए और बी यानी पहले खट्टा मीठा खाएंगे, या फिर उसने उल्टा किया, बी और ए ले लिया इन दोनों को, बी और सी की जगह सी और बी भी ले लिया, सी और ए की जगह ए और सी भी ले लिया। ठीक, वही 2 चीजें इसने सिर्फ 3 तरीके से रखी, और पहले ने उसी चीज को 6 तरीके से रखा, जिसमें से ग्रुप तो यही 3 बनेंगे, चीजें यही 2 हैं, लेकिन इस एक आइटम को इसने 2 तरीके से रखा, जिसमें उनका क्रम बदल गया, पहले ए फिर बी, फिर पहले बी या फिर ए। यानी आपके ऐसे समझ लो कि जैसे आपके घर में आया तो आपने पहले उसे पानी पिलाया और फिर उसको चाय पिलाई। ठीक है, या दूसरे ने क्या किया कि पहले चाय पिलाया फिर उसने पानी पिलाया। तो दोनों ऑर्डर अलग अलग है, दोनों का क्रम अलग है। ठीक, तो इस तरह का जहां पर ये क्रम की बात है, जहां पर ये चीजें क्रम के हिसाब से अलग मानी जाती हैं, इसको कहते हैं क्रमचय यानी कि क्रम से चयन। और इस तरह जहां सिर्फ 2 चीजें ले ली, किसने भाई आपको क्या खिलाया पिलाया, चाय और पानी, पहले चाय या पहले पानी, जहां पर इस चीज का ध्यान नहीं दिया गया, चाय और पानी पिलाया गया, उस चीज को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन यानी कि संचय कहते हैं। आई बात समझ में? एक और उदाहरण देखते हैं। अब की बार ये 4 चीजें हैं, ए बी सी और डी, इसमें से 2 चीजें ही ले आनी है। अब कितनी तरीके से, कितनी भिन्न तरह की 2 चीजें आप ला सकते हो। पहले वाले ने क्या काम करा भाई, दूसरे वाले ने क्या लिखा कि ए बी और बी और सी, सी और डी, डी और ए। ठीक है, दूसरे वाले ने क्या काम करा, इस तरह से ये लिखा। देखो दूसरे वाले ने किस तरह से लिखा, दूसरे वाले ने कहा भाई कि देखो ए और बी हो सकता है, ए और सी हो सकता है, ए और डी हो सकता है। ठीक, फिर उसने देखा ए का पेयर अब नहीं बन सकता है, फिर उसने बी का बनाना शुरू किया कि बी और सी हो सकता है, बी और डी हो सकता है, और फिर उसने देखा एक और हो सकता है सी और डी। तो इस तरह से उसने टोटल कुल कितने पेयर बना दिए कि भाई ये 6 पेयर बन सकते हैं। पहले वाले ने क्या काम करा, पहले वाले ने तो यही बनाया, ए बी ए सी, उसने भी वही सेम बनाया, ए सी ए डी, फिर क्या बनाया, बी सी बी डी, और फिर सी डी बनाया। उसके साथ ही साथ इसने इस क्रम को उल्टा, इसने कहा भाई ए बी एक हो सकता है, दूसरा बी और ए हो सकता है, सी और ए हो सकता है, डी और ए हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है, सी और बी हो सकता है,
डी और बी हो सकता है और डी और सी हो सकता है, यानी कि इसने सभी का क्रम बदल के लिखा। तो इस तरह से जो इस तरह से ये लिया गया है, इसको कहते हैं परम्यूटेशन, यानी कि क्रम वाइज चयन, पहले ए बाद में बी या फिर पहले बी बाद में ए। तो ये है क्रम से चयन, क्रम वाइज। इसके हिसाब से ये दोनों क्रम अलग अलग हैं, इस वजह से ये दोनों चीजें अलग हैं। क्रम का मतलब कि पहले ए लिया गया फिर बी, पहले बी लिया गया फिर ए, और यहां पर जो है यहां पर क्रम इसके हिसाब से ए बी और बी ये दोनों एक ही चीज हैं। तो इस तरह से जहां पर भी चयन होता है वो होगा कॉम्बिनेशन, यानी कि संचय। एक सिंपल सा उदाहरण, जो लोग खाना बनाते हैं, बाहर रहते हैं हॉस्टल्स में, वो जानते हैं कि आपको कभी भी अगर भिंडी मिलती है, क्या मिलती है? भिंडी। अब भिंडी की सब्जी बनानी है तो आप देखो, भिंडी की सब्जी बनाने के दो तरीके। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सब्जी बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, सिंपल सा, या तो उसको पहले धुलते हैं, क्या करते हैं, धुलते हैं और काटते हैं, बेसिक यही काम करते हैं। लेकिन भिंडी के केस में अगर आपने पहले काट दिया और फिर धुलने जाएंगे तो फिर आपको पता है कि क्या होगा, क्या कांड कर जाएंगे आप, फिर तो सब्जी आप बना चुके। भिंडी के लिए ये क्रम मायने रखता है कि पहले धुलना है फिर उसको काटना है। आई बात समझ में? तो जहां पर भी क्रम का विशेष ध्यान दिया जाए, जहां पर क्रम जरूरी हो, उस वहां पर जिस तरह से आप चयन करेंगे चीजों का, जिस तरह से आप सिलेक्शन लेंगे ऑब्जेक्ट्स का, वो होगा परम्यूटेशन। और जहां पर क्रम का विशेष महत्व ना हो, क्रम का विशेष ध्यान नहीं देना हो, वहां पर आपका क्या होगा, कॉम्बिनेशन, यानी कि संचय होगा। अब कॉम्बिनेशन को हम बाद में स्टडी करेंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं परम्यूटेशन, और इसी को आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो चलिए देखते हैं कि परम्यूटेशन क्या है एग्जैक्ट। ये परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स, विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम यानी कि कुछ, या फिर ऑल यानी कि सभी ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स, वस्तुओं को लेकर के बनाए जाते हैं, ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड परम्यूटेशंस। मतलब कि कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर के, अगर आपके पास कहीं पर ढेर सारी वस्तुएं हैं, मान लो मेरे पास ये इस तरह के 10 मार्कर हैं, तो इन 10 मार्करों में से ये सब अलग अलग कलर के अगर है, मेरे पास ब्लू है, ग्रीन है, ठीक है, इस तरह के ये 4 हैं, इस तरह के मैंने डिफरेंट कलर के मैंने मार्कर्स लिए बहुत सारे, और उनमें से अगर मुझे या तो सभी मार्कर्स को एक साथ लेना हो, सभी मार्कर्स को लेना हो, या इनमें से कुछ मार्कर्स को लेकर के मैं जितना अलग अलग तरह का अरेंजमेंट्स बना सकता हूं, जैसा कि मैंने अभी बना के दिखाया, ऐसे जितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स मैं बना सकता हूं, उन सभी अरेंजमेंट्स को परम्यूटेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? परम्यूटेशंस। यानी कि अभी जो आपने देखा कि जैसे हमने बताया कि ए, बी और सी, इन तीन में से जब हमने दो दो चीजें ली तो हमने क्या लिखा, ए बी बी ए, फिर क्या लिखा, बी सी सी ए, फिर क्या लिखा, सी ए ए बी। अब ये जो हमने 6 तरह के डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाए, इनमें से हर एक अरेंजमेंट एक परम्यूटेशन है, एक क्रमचय है, एक क्रम से किया गया चयन है। ये सभी क्या है, क्रम से किए हुए चयन है, ठीक है, ऑर्डर्ड सिलेक्शंस हैं ये, इसी को क्या बोलते हैं, क्रमचय। ये सब के सब क्या है, परम्यूटेशंस। अब इन तीनों से मैक्सिमम, अगर मैं आउट ऑफ 3 अगर मैं 2-2 को लेकर के डिफरेंट अरेंजमेंट बनाऊंगा तो इस 6 के अलावा और कोई ऐसा नहीं है अरेंजमेंट जो बन पाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने अरेंजमेंट्स बन पाए, 6। तो इसी को हम कहते हैं परम्यूटेशंस। क्या कहते हैं, परम्यूटेशन। देखो नोटेशंस क्या है परम्यूटेशन के, परम्यूटेशन को कैसे व्यक्त करते हैं, उसका प्रतीक क्या है। तो देखो परम्यूटेशन को प्रतीक ये है कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं, एन ऊपर, कैपिटल पी, आर नीचे, एक ये तरीका है, या फिर इसको कैपिटल पी लिखते हैं, स्मॉल एन इधर और स्मॉल आर इधर लिखते हैं, ये तरीका है, या फिर कैपिटल पी लिखते हैं और उसके सामने ब्रैकेट में एन कॉमा आर लिखते हैं। इस प्रतीक पी का मतलब हुआ परम्यूट, ठीक है, परम्यूटेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कुल एन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आपने आर ऑब्जेक्ट्स एक टाइम पर अगर लिया तो एन में से आर ऑब्जेक्ट्स को लेने पर कुल कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, उसका सिंबल ये इस तरह से है। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था, हमारे पास कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे। कौन कौन से, ए, बी और सी। इसमें से हमने एक बार में कितने ऑब्जेक्ट्स लिए थे, 2। तो 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेने पर जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हमको मिला था, जो डिफरेंट जो अलग अलग अरेंजमेंट हमको मिला था, उस अरेंजमेंट में क्या था हमारे पास, ए बी बी ए, फिर क्या था, बी सी सी बी, और क्या था हमारे पास, सी ए सी। तो ये कुल कितने बन गए थे, 6।
तो ये जो 6 डिफरेंट अरेंजमेंट हमारे पास थे, जो ये 6 अलग अलग तरीके का हमने ये इनका अरेंजमेंट किया हुआ था, इसी को कहते हैं कि 3 में से 2 ऑब्जेक्ट अगर एक साथ में आप लोगे तो कुल 6 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से अगर आपने r एक टाइम पर लिया है तो कुल कितने अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट होंगे, वो होगा npr या npr या pnr। इसका मतलब जो यहां पर लिखा है या जो पहले लिखा है ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, कुल वस्तुओं की संख्या है, और जितना आपको लेना है वो बाद में लिखा हुआ है। यहां पर एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि n और r दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। दोनों कैसे इंटीजर्स हैं? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब, पहली बात तो इंटीजर्स का मतलब पूर्ण संख्या। आप नंबर सिस्टम का एक बार वीडियो देख लीजिए, सारा नंबर्स पता चल जाएगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं मतलब इनकी वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होगी, और ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होंगे यानी भिन्नात्मक नहीं होंगे, ये कभी भी डेसिमल में नहीं होंगे। ठीक है, ये जो होंगे हमेशा एक तरह से पूर्ण कंप्लीट नंबर होंगे। ठीक, तो इस तरह से जब हम इसको लेते हैं तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है परम्यूटेशन का। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने क्या बोला कि परम्यूटेशन को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि n डिफरेंट थिंग्स, n अलग अलग वस्तुओं में, जिसमें से r अगर एक बार में हमें लेना है तो हमने क्या किया था भाई, देखो क्रम वाइज सबको रखना है। तो जब हम पहला ऑब्जेक्ट लेने आएंगे, कुल कितने लेने हैं? r। ठीक है, तो जब हम पहला लेने के लिए आएंगे तो हमारे पास कुल कितने ऑप्शन है, मतलब n ऑब्जेक्ट्स हैं, n वस्तुएं हैं हमारे पास, उसमें से r वस्तुएं हमें निकालनी है। तो जब हम पहली बार आए, जब हमें पहली वस्तु उसमें से निकालनी है, या पहला मान लो ऐसा हुआ कि r सीटों को फुल करना है, r चेयर्स हैं, r कुर्सियां हैं जिसपे n लोगों को बैठाना है, तो पहली चेयर या पहली कुर्सी कितने तरीके से भरी जा सकती है? तो पहले के लिए पूरा पूरा n ऑप्शन है। कितने ऑप्शन? n टोटल था, तो पहली बार में कितना ऑप्शन हुआ? n। अब जैसे ही कोई एक ले लिया गया तो अब कितनी कुर्सियां बच जाएंगी? तो अब जो बचेंगी n में से एक कम हो जाएगी, तो दूसरे स्थान के लिए कितनी बचेंगी? n-1। बिल्कुल सही। अब फिर एक कम हो गया, टोटल ऑब्जेक्ट से n में से कोई एक अगर जब पहली जगह पे फिट हो गया तो दूसरी जगह के लिए कितना बचेगा? उससे एक कम बचेगा। फिर एक फिट हो गया तो अब तीसरी जगह के लिए क्या होगा? इससे भी एक कम बचेगा, यानी कि n-2, और ऐसे ही एक एक करके ये कम होते चले जाएंगे। अब आप देखो कैसे समझोगे। पहली जगह पर n था, कुछ भी माइनस नहीं। दूसरी जगह पर एक माइनस है, तीसरी जगह पर 2 माइनस है, तो चौथी जगह पर 3 माइनस होगा। ऐसे ही जो पोजीशन है उससे एक कम माइनस होगा। तो ऐसे ही करते करते जब लास्ट rth चेयर, rवीं कुर्सी पर पहुंचेंगे तो कितने कम होंगे? n माइनस, जिस पोजीशन पर पहुंचते हैं उससे एक कम उसमें से माइनस होता है, यानी n में से r-1 हम करेंगे। और जब r-1 करेंगे तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी? ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यही वैल्यू हो जाएगी n-r+1। क्या हो गई? n-r+1, यानी कि rवीं कुर्सी पर जब पहुंचेंगे तो उस पर बैठने के कुल तरीके हो गए n-r+1। तो ये तो हुआ कि हर कुर्सी के लिए कितने ऑप्शन हो गए। अब चूंकि n में से ये r, ये सभी का चयन होना है, इन सभी को लेना है, और इन सबको चयन होने के लिए इतने ऑप्शन हैं, और ये सभी के सभी आपस में क्या होंगे? गुणा होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा क्या? यहां से लेके यहां तक का गुणा, यानी कि n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू अप टू शो ऑन, और लास्ट नंबर आपका हो जाएगा n-r+1। ठीक है, ये कुल चयन करने का तरीका हुआ, और यही जो टोटल नंबर ऑफ वेज है चयन करने का कुल तरीका है, इसी को तो आप परम्यूटेशन कहते हो। परम्यूटेशन मतलब n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने का तरीका। ठीक, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई? npr के। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, अब क्या था भाई? npr मतलब n में से r वस्तुओं को लेने के कुल कितने तरीके आपको मिल गए थे? n-1, n-2, ऐसे ऐसे कहां तक? n-r-1 तक। ठीक, अब हमें चूंकि फैक्टोरियल में बदलना है, तो फैक्टोरियल हम जानते हैं कि 1 से लेकर के उस नंबर तक के सभी अंकों का गुणनफल होता है। तो यहां पर देखो n-r-1 तक तो है। अगर मैं इसमें n-r-1 यानी एक एक नंबर कम करते हुए 1 तक आऊं तो हमें इतने से गुणा करना पड़ेगा। अब चूंकि इसका मान ना बदले, इसलिए जिस चीज से गुणा किया है उसी से अगर मैं भाग दे दूं तो देखो ये वैल्यू पूरा पूरा कट जाएगी, इसका वैल्यू इसके बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? n-r से लेकर के 1 तक के नंबर से, 1 से लेकर n-r तक की संख्याओं का ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। अब ऊपर देखो गुणा कहां से कहां तक हो गया? 1 से लेकर के n तक का सभी नंबर्स का कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट हो गया, लगातार गुणनफल हो गया। तो अब ऊपर की वैल्यू क्या हो गई? फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है? 1 से लेके n तक सभी नंबरों का गुणनफल।
नीचे देखो 1 से लेके n माइनस आर तक सभी नंबरों का गुणनफल है, तो जो लास्ट संख्या होती है उतना ही फैक्टोरियल होता है, यानी नीचे की वैल्यू क्या हो गई n माइनस आर फैक्टोरियल, और इधर में क्या है n p r। इसका मतलब जो परम्यूटेशन है n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेने का कुल तरीका, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। NPR का मतलब कि n जो वैल्यू जो संख्या ऊपर है उतना ही फैक्टोरियल यहां ऊपर लिख दो, और नीचे वाला जो है ऊपर और नीचे दोनों को माइनस करो, जो अंतर आएगा उतना फैक्टोरियल नीचे लिख दो। अगर मुझे लिखना है कि 10 में से 4 चीजों को अगर लेना है तो इसको मैं लिखता हूं 10p4 यानी कि फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 10 माइनस 4 यानी कि फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 6। ठीक है, ये हुआ। अब हमने क्या किया, परम्यूटेशन को फैक्टोरियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीख लिया। आइए कुछ एक रिजल्ट जानना जरूरी है। एक एग्जांपल पहले समझो आप कि मान लो हमारे पास n जो था आउट ऑफ 4 मुझे पूरे चारों ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, 4 में से चारों ऑब्जेक्ट लेने हैं, तो उसका कुल कितना तरीका होगा लेने का। तो पहला ऑब्जेक्ट लेने के लिए हमारे पास कुल 4 ऑप्शन है। अब एक ऑब्जेक्ट ले चुके हैं, अब जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट लेने के लिए जाएंगे तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 3। फिर जब तीसरा ऑब्जेक्ट लेने जाएंगे तो एक और कम हो जाएगा, 2 ऑब्जेक्ट बचेंगे। ऐसे ही जब हम चौथा ऑब्जेक्ट लेने जाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, यानी कुल कितना तरीका हुआ, इनको हम पूरा का पूरा गुणा कर दे रहे हैं। तो देखो ये 1 से लेके 4 तक पूरा प्रोडक्ट है, यानी कि इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूं कि नहीं, 1 से लेके 4 तक गुणा है। ऐसे ही अगर 4 की जगह पर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट होते, कितने होते 5, तो यहां पर मान लो फर्स्ट सेकंड ये हो जाता हमारा क्या, 5th। 5 में से 5 अगर हमें पूरा लेना होता तो ये 5 से शुरू होता यहां पे, फिर यहां पे 4 आता, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1, तो ये कितना बन जाता, फैक्टोरियल 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम n में से आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स अगर हम पूरे के पूरे n वस्तुओं को लेना चाहते हैं, तो जितनी वस्तुएं हैं सभी को अगर लेना है तो उनको लेने का कुल अलग अलग जो डिफरेंट तरीका, यानी कि n में से n पूरा लेने का जो तरीका है वो कितना बन जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ गए कि नहीं समझ गए, कि जितनी वस्तुएं हैं उनमें से अगर हमें सभी वस्तुओं को लेना है तो वो n से 5 थी, तो 5 से शुरू होकर लास्ट वस्तु तक आते आते 1 आ जाएगा उनके ऑप्शंस, और इन सभी को गुणा करेंगे तो उतना ही फैक्टोरियल बन जाएगा। तो n में से n वस्तुओं को लेने का कुल तरीका कितना होता है, फैक्टोरियल n। तो एक रिजल्ट आपको ये मिला कि n में से n वस्तु यानी npn बराबर कितना होता है, फैक्टोरियल n। ये बात समझ में आ गई। अब एक रिजल्ट देखिए, अभी तक मैंने आपको 2 चीजें बताई। n में से r वस्तुओं को लेने के लिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक, n में से पूरा n अगर वस्तुएं लेते हैं तो उसके लिए कितने तरीके होते हैं, फैक्टोरियल n। अब इस वाले में अगर मैं क्या करूं कि इफ अगर मैंने r की जगह पर n ले लिया तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, npn बराबर इस फॉर्मूले में जहां भी r है वहां पर n रख दो, तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस n। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, ये आप यहां पर देख रहे हो कि npn होता है फैक्टोरियल n, इसकी जगह पर आप लिखोगे फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, यहां पर आ गया फैक्टोरियल n और n माइनस n हो गया 0, तो आपको मिला फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। अब इसी चीज को आप देखो, आप क्या करते हो कि यही चीज को अगर मैं इधर लिखूं, फैक्टोरियल 0 को लेफ्ट में लेके आऊं तो ये हो गया फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, तो n और जितना ऊपर उतना ही नीचे कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1। इसका मतलब कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कैसे आता है आपको सब जगह मिलेगा, सारी बुक्स में मिलेगा, सब जगह मिलेगा कि फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन इतने आसान तरीके से इस तरीके से आपको कहीं पर भी ये समझने को नहीं दिया होगा। ठीक है, तो आज अब आप इस चीज को अच्छे से उम्मीद करता हूं समझ गए हैं कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिलता है कि फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1, और इन दोनों की वैल्यू होती है 1, और बाकी सभी फैक्टोरियल पॉजिटिव होंगे, उसके ऊपर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, 4, 5 सभी होंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 दोनों की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 कैसे आता है, वो यहां से आता है। ठीक है, ये कैसे आया वो हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, ये कैसे आया इसका भी डेरिवेशन आपके पास आ गया। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम्स में चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सभी एग्जामिनेशन में कई बार ये छोटे क्वेश्चन में ऐसे पूछ देता है कि प्रूफ दैट फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर प्रूफ npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, या फिर प्रूफ npn इज इक्वल टू फैक्टोरियल n हाउ विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, जो मैंने तरीका बताया इसी तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि 8 अलग अलग झंडों में से 5 झंडों को एक साथ लेकर के कुल कितने
अलग तरीके के सिंबल्स, सिग्नल्स, संकेत बनाए जा सकते हैं। तो भाई आपको सिर्फ सीधा सीधा ये देखना है कि n की वैल्यू, टोटल कितनी वैल्यू है, तो n इज इक्वल टू आ गया आपका 8, r इज इक्वल टू हो गया 5, NPR इज इक्वल टू आप जानते हो कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है। तो यहां पर 8 में से 5 आपने लेना है, तो 8p5 का मतलब होगा ऊपर में फैक्टोरियल 8 और नीचे 8 माइनस 5 यानी कि फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 3। अब ये इस मान को आप सॉल्व कैसे करोगे? अब देखो फैक्टोरियल 8 बटा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने क्या बोल रखा भाई, उसको नीचे वाले फैक्टोरियल के बराबर तक तोड़ना है। यानी फैक्टोरियल 8 को हम लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 ऊपर और फैक्टोरियल 3 नीचे, ये और ये कैंसिल आउट हो गए। और फिर ये हमने कैसे ब्रेक किया, पिछले जिसमें हमने फैक्टोरियल डिस्कस किया है थर्ड वीडियो में, वहां पर आप देखो हम क्या करते हैं भाई, जितना हमें चाहिए होता है उतने नंबर तक, उससे एक पहले तक आते हैं, उसके बाद के सारे नंबर फैक्टोरियल में बचते हैं। अब आप यहां पर देखो 4 5 20, 20 हुआ, 20 कितना हुआ 120, बिल्कुल सही, 120 सत्ते 840, ठीक है, तो ये हो गया 8 गुणे 840। अब आप इसको गुणा कर लो, ये वैल्यू कितनी आ गई 0, 8 4 जा 32, 3 कैरी हो गया, 8 8 जा 64 प्लस 3 कितना हो गया 67, यानी कि 6720 अलग अलग संकेत बनाए जा सकते हैं। कब? जब हम 8 झंडों में से 5 झंडों को एक साथ लेकर के कोई संकेत बना रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है कि कुल कितने संख्याएं बनाई जा सकती हैं 3 अलग अलग अंकों की, ठीक है, 3 अंकों की संख्या जिनमें से तीनों अंक बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए, ऐसी कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं इन नंबरों से, ठीक है। तो अब आप देखो इसका सोल्यूशन हम दो तरीके से, एक तरीके से हमने आपको पहले ही प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में सिखाया क्या कि 3 अंकों की अगर संख्या बनानी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिजिट का, ठीक है, तो आपके पास कुल कितनी संख्याएं हैं 5। इन पांचों संख्याओं में से तीनों संख्याएं अगर अलग अलग होनी चाहिए तो पहले वाले के लिए कितने ऑप्शंस हैं 5, 5 में से कोई भी एक संख्या अगर यहां पर यूज हो गई तो दूसरे वाले के लिए कितना, यानी कि अंक रिपीट नहीं होने चाहिए, दोबारा नहीं आने चाहिए, तीनों अंक अलग अलग होने हैं। उस कंडीशन में अगर यहां पर 5 ऑप्शन है, एक यूज हो गया तो दूसरे के लिए 4 ऑप्शन बचेगा, उसके बाद लास्ट वाले के लिए 3 ऑप्शन बचेगा, एक एक कम होता जाएगा। और कुल कितनी संख्याएं बनती थी 5 को 20 60। अभी तक आप इस तरह के प्रोसेस का यूज कर रहे हो, मान लो 10 अंकों की संख्या कहती तब आप इस तरह से 10 बनाओगे, लिखोगे, कैलकुलेट करोगे, आपको दिक्कत आएगी। इसी क्वेश्चन को यही सेम चीज परम्यूटेशन है, ये क्या है ऑर्डर वाइज है, ठीक है, एक क्रम में उनका अरेंजमेंट है, एक क्रम में वो अरेंज किए जा रहे हैं। तो इसी चीज को परम्यूटेशन में आप कैसे लिखोगे, 5 में से 3 अंकों की संख्या बनानी है, 5 अंक आपके पास कुल हैं और आपको लेने कितने हैं 3, मतलब n बराबर 5 है और r बराबर 3 है, यानी कि आपको सिंपल सा मान निकालना है। जैसे यहां पर हमने क्या बोला है परम्यूटेशन में कि NPR मतलब 5p3, इसका मान बताओ। और अभी हमने आपको बताया क्या भाई, फॉर्मूले से हिसाब से क्या है कि NPR का मतलब क्या होता है फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल n माइनस r यानी कि 5 माइनस 3। तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 2, ये मिला आपको। अब आप इसी से आगे करके देखो इसको क्या आ रहा है, ये फैक्टोरियल 5 को 2 तक तोड़ना है, 5 गुणे 4 और फिर गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, 5 को 20 60, आपको मिल गया टोटल 60। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं 60, कुल कितनी संख्या हो रही हैं 60 नंबर्स ये टोटल हो रहे हैं। तो आपको इस तरह से आप करने की जरूरत नहीं है, इसी चीज को अब आप ये परम्यूटेशन के थ्रू करोगे इस तरह से, ठीक है, क्योंकि जब ये संख्याएं बहुत बड़ी हो जाएंगी तो इनका मान निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल ना हो जाए, इसलिए परम्यूटेशन का यूज हो रहा है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप देखते रहिए वीडियोस बाय डीआरएस मैथ्स। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों को प्लीज से शेयर करिए, और आपके जो भी डाउट्स, जो भी सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को चैप्टर वाइज देखिए, एग्जाम वाइज देखिए, ठीक है, जिससे आपकी मदद हो सके। थैंक यू सो मच।